क्या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बंद करना नेपाल में विरोध प्रदर्शन का कारण बना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। केवल यही कारण नहीं था, ये एक कारण था उन मुख्य कारणों में से जिसके चलते नेपाल की जनता बहुत कष्ट में है। कष्ट में क्या है, इसको वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेपाल की पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग 1300 से 1500 यूएस डॉलर के बराबर है और आसपास 3 करोड़ के आसपास की जनसंख्या वाला देश है। बड़ा हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक सुंदर, एक बहादुर कौम जिसको हम बोलते हैं वो हैं गोरखाज। और जो इकोनॉमी का उनका जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर है, जिसमें 45% के आसपास लोगों की सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। बाकी सर्विस सेक्टर है या कुछ और इंडस्ट्री बहुत थोड़े स्तर पर है। तो क्या कारण थे मुख्य कारण जिन्होंने एनजीओ हामी नेपाल लेड बाई जेन जी क्या है, ये जनरेशन है, नई जनरेशन, लगभग 19 से 35 वर्ष की आयु के लोग, 18 वर्ष से, इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि बिना किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के, एक होता ना पॉलिटिकली एक मूवमेंट को आप नेतृत्व कर रहे हैं और उसके बहाव में आकर जो है वो ऐसा प्रदर्शन हो, उग्र प्रदर्शन हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उग्र प्रदर्शन जो हुआ वो पहले एक शांतिपूर्वक तरीके से संसद भवन तक एक मार्च था लोगों का, और उसमें लोग ज़्यादा आ गए और ज़्यादा आ गए तो बीच में कई बार असामाजिक तत्व उसमें आ जाते हैं और फिर वो अपना फ़ायदा देखकर, किसी भी प्रकार का फ़ायदा देखकर, लाभ देखकर, कुछ भी देखकर लूटपाट करते, आगजनी की घटनाओं को अंजाम देते, जो कि बहुत दुखद है। दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पूरे विश्व में घटित हो रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको बैकड्रॉप में ले चलता हूँ। आप देखें कि म्यांमार में, उसके बाद अर्गल्या जो आंदोलन था वो श्रीलंका में 2022, उसके बाद जुलाई 2024 में बांग्लादेश में, और उसके साथ चलते अभी ये नेपाल में हम देख रहे हैं। साउथ एशिया के काफ़ी देश जो हैं वो इस मार को झेल रहे हैं। और उसके और 2 चीज़ें मैं शायद आपके ध्यान में हो या आ जाएं। अमेरिका में आजकल राष्ट्रीय जो शोक चल रहा है, किसके कारण चल रहा है? चार्ली किर्क के कारण। चार्ली किर्क कौन था, इसके ऊपर मैं एक वीडियो डिटेल में आपके सामने लाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 31 वर्षीय जो व्यक्ति अश्वेतों के खिलाफ खुलकर बोलता था और एक सिद्धांत जो डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और इक्विटी का, उस सिद्धांत को रिडिकुलस मानता था, उसको एक मजाक मानता था, उसको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी इस तरह के संवाद में किसी ने गोली मारी और गर्दन पर गोली लगी और मृत्यु हो गई। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको लिखा कि ये महान चार्ली किर्क का निधन हो चुका है, और राष्ट्रीय झंडा जो आधा वो झुक गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, उनको त्याग पत्र देना पड़ा। अलग अलग रीज़न है, सबके अलग अलग रीज़न है जी, सब देशों के अलग अलग कारण। अगर मैंने जैसे इकोनॉमी की बात की है, अगर मैं उसकी पर कैपिटा इनकम को देखूं तो यूएस में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, वहाँ पे भी इस तरह की अनरेस्ट है। दिस इज़ कॉल्ड अनरेस्ट। और अनरेस्ट जो है वो हम जब एक बहुत कट्टरपंथ का रास्ता अपनाते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी देश में, और नफरत का रास्ता अपनाते हैं, तो ये चीज़ें घटित होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस का जो इशू है वो बजट डेफिसिट को कम करना है, और वो कोई बुरी बात नहीं है, विकसित देशों में आता है फ्रांस। लेकिन फ्रांस का जो इतिहास है उसमें सोशल सिक्योरिटी बड़ा रीज़न है, उसके कारण जो लोग काम नहीं करते हैं, प्रोडक्टिव नहीं रह गए, लेकिन उनके जो लाइबिलिटीज़ है वो ज़्यादा बढ़ रही है। उसको उन्होंने संसद में रखा, और संसद में रखने के बाद लोगों ने बहुत विरोध किया उसका, क्योंकि कोई भी अपने को जो मिलने वाली सुविधाएं उनको कम नहीं करना, देखना नहीं चाहता। अब मैं नेपाल पर आता हूँ। नेपाल में करप्शन एक रीज़न, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद दूसरा कारण, तीसरा कारण सोशल मीडिया को 3 तारीख तक नेपाल की सरकार ने, जो कि केपी शर्मा ओली की सरकार थी, उन्होंने ये
रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इन कंपनीज़ को कहा था, जो कि कंपनीज़ ने नहीं माना। कारण कि उनकी जो वहाँ पे जो लोगों का व्यूअरशिप है या लोग जो फॉलो करते हैं उसको, वो कम है संख्या में, क्योंकि जनसंख्या कम है। तो उनको ये बहुत प्रॉफिटेबल नहीं लगा होगा, उन्होंने अपने ऑफिसेज वगैरह वहाँ नहीं इस्टेब्लिश किए और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई एज पर द लॉ ऑफ नेपाल। लेकिन चाइनीज़ कंपनी टिकटॉक ने करवाया और वो सोशल मीडिया अभी भी वहाँ काम कर रहा है। उन्होंने 3 तारीख को, ये 4 तारीख उसकी लास्ट जो डेडलाइन थी वो दे रखी थी। उसके बाद 6, 7, 8 तारीख को कुछ और घटित होता है। 7 तारीख को उसमें पार्टी का जो संविधान है उसमें परिवर्तन होता है। केपी शर्मा ओली जो कि प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपने हिसाब से उसमें कुछ अपनी पार्टी के संविधान में तब्दीलियाँ करने की, और जिसके चलते लोगों को लगा कि नहीं, ये अपना स्वार्थ जो है उसको ज़्यादा हित मतलब देखकर लोगों की प्रॉब्लम को। अनएम्प्लॉयमेंट अनदर इशू, करप्शन मैंने बोला, नेपोटिज्म मैंने बोला, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा है। 10-11% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, जो कि हम नॉर्मली काउंट करते हैं, जो कि भारत सरकार ने अभी आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से 5% के लगभग अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट केवल पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट, जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट, जो ऑर्गेनाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक एनजीओ हामी नेपाल करके एक एनजीओ, उन्होंने जब सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया और बहुत कम लोगों के पास इस तरह का जो टूल्स बचे जिसके साथ वो कनेक्टेड रह सकते थे, तो आमतौर पर जो जनरेशन हमारी इंटरनेट की दुनिया में पैदा हुई है या इंटरनेट की दुनिया के साथ जी रही है, उनके लिए केवल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सोशली कनेक्टेड रहने का भी एक तरीका है, एक दूसरे के साथ संवाद में रहने का एक तरीका है, एजुकेशनल कंटेंट को एब्जॉर्ब करने का एक तरीका है, या कुछ और भी अन्य चीज़ें जो हैं वो आप इंटरनेशनली कहीं पे भी आप जो है व्हाट्सएप के साथ या कहीं पे भी हम लोग सारे लोग देखते हैं, बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर भी हम लोग अपने लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो सोशल मीडिया का जो विरोध होता था वो यंग जनरेशन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके साथ जो और कारण मैंने बताया, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो नेपोटिज्म है, चाहे वो एक और चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक नेताओं के जो बच्चे हैं उनके वायरल होते हुए वीडियो, जिसमें वो बहुत महंगी महंगी गाड़ियों पर फॉरेन ट्रिप पर निकल रहे हैं और बड़े मतलब ब्रांडेड चीज़ें वो पहनते हैं, यूज़ करते हैं, बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, जबकि सामान्य जनता जो है वो उसका बहुत मुश्किल से अपना जीवन कट रहा है। ऐसी स्थिति में वो एक कॉल करते हैं और वहाँ पे एक हैशटैग ट्रेंड होने लगता है जिसका नाम #करप्शन नेपाल, #नेपोटिज्म नेपाल, #अनएम्प्लॉयमेंट नेपाल, इस तरह के ट्रेंडिंग में चलते हैं। और देखते ही देखते वो जो बहुत सारी भीड़ है वो इकट्ठी हो जाती है। उसमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट से लेकर, कहते हैं यूनिफॉर्म में भी लोग थे, और मैंने जो एज ग्रुप बताया उस एज ग्रुप के बीच के 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग बहुत ज़्यादा उसमें शामिल हो गए। और उसके आगे जो एक संसद तक वो काठमांडू में प्रदर्शन कर रहे थे, संसद भवन को घेराव करने का उनकी रणनीति रही होगी, लेकिन जब सुरक्षा बलों के साथ सुरक्षा बलों ने उनको रोकने का प्रयास किया, जिसमें प्राइमरली हम लोग जब भी देखते हैं किसी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए तो वाटर कैनन्स, जो पानी की बौछारें हैं वो फेंकी जाती हैं, या टीयर गैस जो अश्रु गैस है उसको छोड़ा जाता है, या फिर जो रबड़ की बुलेट्स होते हैं उसको छोड़ा जाता है। जब वो सारा कुछ कर लिया लेकिन भीड़ नियंत्रण में नहीं हो रही थी तो वहाँ पर गोली चली, और सुरक्षा बलों का जो दायित्व था उन्होंने करना था, उन्होंने गोली चलाई, और उसके चलते 20 से 25 लोग कहते वहाँ पे वो मारे गए। जब खून युवाओं ने देखा, सड़क पर अपने साथियों का खून देखा जो कि अपने हितों के लिए लड़ रहे होंगे या विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे, तो फिर वो भीड़ जो थी वो बेकाबू हो गई और उन्होंने संसद भवन जैसी इमारतें, पूर्व प्रधानमंत्री का आवास, इनको सबको लेकर, और कुछ मीडिया हाउसेज जो मीडिया हाउसेज उनकी इस बात को कवरेज नहीं दे रहे थे, उनको आग लगा दी, जो कि बहुत चिंता का विषय है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ
देखिए, जानकारियाँ होना एक अलग बात है, महसूस करना एक अलग बात है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जानकारी होती भी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको सब एनसाइक्लोपीडिया है, सबको पता है क्या है। नेपाल एक ऐसा कंट्री है, नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी भी गुलाम नहीं रहा है। मतलब हम अगर एशिया की बात करें तो नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी भी गुलाम नहीं रहा। मैं राजनीतिक परिपाटी में इसके विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे करना है। वो नफरत जहाँ पे होगी, हिंसा जहाँ पे होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे होगी, वहाँ पे अनरेस्ट तो होगा, क्योंकि लोगों को खाने के लिए भोजन चाहिए, उनको तन पे कपड़ा चाहिए, उनको जो शिक्षा चाहिए, उनको स्वास्थ्य चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें नहीं होगी तो फिर ये जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं, जिसको बोल सकते, अशोभनीय घटनाएं जो वो घटित होती हैं। लेकिन इसके साथ ही किसी भी लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन करना ये कोई बुराई नहीं है। आप जरूरी नहीं है, मैं जरूरी नहीं हूँ किसी बात से सहमत हूँ तो मेरा एक तरीका है, एक नियम के आधार पर मैं उसका विरोध प्रदर्शन कर सकता हूँ, और किया जाता रहा है पहले भी और किया जाता रहेगा आगे भी। हम रहेंगे, नहीं रहेंगे तब भी होता रहेगा। अगर स्वतंत्रता संग्राम में अगर विरोध नहीं होता तो फिर आज हम स्वतंत्र नहीं होते। विरोध किया, लेकिन विरोध करने का चौरी चौरा सबको याद होगा 1922 का, ये भी सबको याद होगा जो इतिहास पढ़ा है जिन्होंने, या जानते हैं जो लोग। तो चौरी चौरा में हिंसा हुई और महात्मा गांधी जी ने उस आंदोलन से अपने आप को वापस ले लिया, और सारे जो साथ उनके थे, जब कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, कोई खाने के लिए भी सुविधाएं नहीं होती थी, मतलब कैसे लोग इकट्ठे हो जाते थे, वो उनका नेतृत्व था। अगर उस नेतृत्व ने अपने आप को पीछे हटा लिया तो बहुत सारे जो साथ चलने वाले लोग थे उन्होंने बहुत बुरा भला कहा उन्हें कि ये क्या बात हुई, इतने सारे लोग आपके पीछे चले और आपने पीछे हटा लिया। तो उन्होंने कहा, मेरा धर्म, मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि मैं हिंसा को स्वीकार नहीं करूंगा। अब आपको अगर आंदोलन जारी रखना है तो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं इस चौरी चौरा कांड के बाद अपने आप को इससे वापस लेता हूं। उससे बहुत सारे लोगों के सोचने की प्रवृत्ति बदली कि एक व्यक्ति जो सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, भाईचारे के लिए, प्रेम के लिए लड़ रहा है, और जाके वहाँ से आगे चल के 25 साल के बाद, मतलब 22 की बात के बाद 25 साल तक आज़ादी नहीं मिली थी देश को। ये चीज़ें सुनने में, देखने में, सोशल मीडिया पर शेयर करने में बहुत आसान है। अब मैं ये देख रहा था कई जगह पे तो यहाँ लिखा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि भारत में भी नेपाल जैसी स्थितियाँ हों। कौन चाहता है जी? कौन सा देश चाहता है? कोई नहीं चाहता। और भारतीय लोकतंत्र जो है वो, उसका विश्वास डाइवर्सिटी में है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता। ये सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम, ये हम ऐसे नहीं बोलते, बोलने के लिए नहीं बोलते इसको, ये हम पालना करते हैं इसकी। डीप रूटेड है। यहाँ पे मल्टी कल्चर है, और यहाँ पे मल्टी रिलीजियस कंट्री है। उस कंट्री में, उस देश में जहाँ पे सेनाओं का अपना नियम है, लोकतंत्र का अपना नियम है, लोकतंत्र के हिसाब से वो सारी चीज़ें जो संस्थाएं चलती हैं, चलनी चाहिए वो, तो फिर इसमें ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ समझने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास की घटनाओं से कुछ चीज़ें जो वो सामने आ रही हैं, और केपी शर्मा ओली जो कि निवर्तमान प्रधानमंत्री है, वो किसी तरीके से, उन्होंने सेना को जब कॉल किया तो सेना ने कहा पहले आप रिज़ाइन करिए। उन्होंने रिज़ाइन किया और उनको सुरक्षित वहाँ से निकाल के, किसी तरीके से निकाल के उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से किसी दूसरी जगह पे, सुरक्षित जगह पे भेजा गया होगा। पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जो पत्नी है, उनका दुखद निधन हो गया, इसमें झुलस गई और उसके बाद वो इसमें मौत का शिकार हो गई। बहुत अप्रिय घटना है, बहुत अशोभनीय घटना है। विरोध प्रदर्शन करना आपका अल्टीमेटली आपका राइट है, लेकिन वो इस प्रकार का रूप ले, वो कहीं पे भी उचित नहीं है, किसी भी देश में उचित नहीं है। तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। नेपाल भी लोकतांत्रिक देश है, ऐसे फ्रांस भी लोकतांत्रिक देश है, ऐसे ही बांग्लादेश भी लोकतांत्रिक देश है, ऐसे श्रीलंका भी लोकतांत्रिक देश है। कहाँ नहीं हो रही है? लेकिन भारत की नींव बहुत मजबूत है, और भारत ऐसा नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा ऐसा। उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि हमारी समस्याएं भी, जो हमारे देश में समस्याएं, वो भी लगभग
हैं वैसी हैं, लेकिन वो चुनौतियाँ हैं। अब मेरा यहाँ पे एक निवेदन है, भारतवर्ष की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $2800 के आसपास है, और उससे आधी, लगभग आधी जो है वो नेपाल की है। 1 रुपया और वहाँ के जो करेंसी है उसकी 1.6 रुपीज़ के बराबर वैल्यू हो जाती है। वहाँ एक रुपया 60 पैसे वो बन जाता है, जो कि हमारे यहाँ 1 रुपया है। तो नेपाल की लेबर को हमने देखा है, हमारे देश में आती है नेपाल के लिए। बहुत मेहनती लोग होते हैं, बहुत सच्चे पक्के लोग होते हैं, बहुत कम उसमें गुजारा करते हैं, लेकिन वो मेहनत बहुत करते हैं। हमने सबने देखा है, वो हिमाचल प्रदेश की जो हमारी जो हॉर्टिकल्चर की बेल्ट है, वहाँ तो अगर वो ना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी जगह पे है। ऐसे हमारे देश के लोग जो है वो भी बाहर जाते हैं और बाहर जाके जो है वो चेंज करते हैं इसको। अब मैं इसमें एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी तरह का भी सोशल मीडिया के ऊपर आप कुछ भी देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश इतना कमज़ोर है या हमारे देश के लोग ऐसा चाहते हैं। कृपया करके इस तरह के भड़कीले जो पोस्ट हैं वो ना डाली जाएं। हम सब लोग स्थितियों को समझें, हम सब लोग स्थितियों को जानने का प्रयास करें। और अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब 3 प्रधानमंत्री जो नेपाल के हुए, वो तीनों प्रधानमंत्री जो है वो 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हैं। और वहाँ युवा को ये भी लगा कि हमारे देश में जो लोग हैं वो नेतृत्व जो है उस सत्ता का मोह में जी रहे हैं। तो युवा जनरेशन को लगा कि हमें भी अवसर मिलना चाहिए, शायद ये भी एक कारण रहा होगा। और घूम फिर के वहीं पे जो है वो 3 ही प्रधानमंत्री जो है वो, चाहे ओली हों, चाहे बरुआ हों, चाहे वो जो प्रचंड हो, ये 3-4 लोग जो थे वो बारी बारी से इसमें आते रहे। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ के 2 लोगों का नाम मुख्य है, चल रहा है अभी। एक बालेन शाह है जो कि 35 वर्ष की आयु के हैं और मेयर हैं वो काठमांडू के, और एक रवि लमिछाने हैं जो कि 50 वर्षीय टीवी एंकर से वो पॉलिटिशियन बने। इनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी वहाँ पे चुनाव की क्या स्थिति बनती है। सुशीला कार्की जी इंटरिम चुनी गई हैं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक जुडिशरी में रही हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे सिर्फ एक निवेदन है मेरे देशवासियों से इस वीडियो के माध्यम से कि लाख चुनौतियाँ हमारे देश में भी हो सकती हैं, लाख तरह की हमारी भी आए दिन की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम कानून को अपने हाथ में लेकर और इस तरह का कोई काम करेंगे कभी, या हमने पहले किया है। बहुत विरोध प्रदर्शन हुए इस देश में, पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अपनी बात को रखने का एक मंच है और उस मंच को टेबल पे ही हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होती हैं। तो क्यों ना हम जो वार्तालाप को, संवाद को, एक हेल्दी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं और उससे हम चुनौतियों का सामना करें। पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक इस आह्वान के साथ कि हमने अपने देश को बहुत मजबूत बनाना है और मजबूत बनाना है, इसको विकसित करने में अपनी भूमिका निभानी है। इसलिए इस तरह के किसी प्रकार के भी जो भड़कीले जो भी कोई सोशल मीडिया पे आप वीडियो देख रहे हैं या कोई पोस्ट देखते हैं जहाँ पे बहुत कुछ लिखा जाता है, जवाब सबको आते हैं जी, उकसाने पर जवाब देने सबको आते हैं। सबको संयम रखने की आवश्यकता है और हमारा देश बहुत स्थिर है, हमारा देश बहुत सशक्त है और आगे भी ऐसा ही रहे। इस उम्मीद के साथ, इस कामना के साथ मैं आगे इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। और जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सेवा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो तो इसमें आप वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना जो भी आपका विचार इसके संबंधित है, नेपाल में जो भी प्रदर्शन हुए या जो भी उग्र रूप उस प्रदर्शन ने लिया उसके ऊपर है, उसको आप ज़रूर लिखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।